Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? चैप्टर 8 का अब नेक्स्ट पार्ट जो है, जो कि है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग, वो स्टार्ट होने वाला है. मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है उस एक्सरसाइज पे, हमारे परफॉर्मेंस पे, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वन ऑफ द मेनी डिमांड्स दैट सस्टेन्ड physical exertion places on the body is increase heat production. तो अगर हम लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं तो एक और चीज हमारे साथ क्या होती है, वो क्या होती है, हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन बहुत होती है, हीट प्रोडक्शन बढ़ने लगती है. कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट and the body must regulate internal temperature by making adjustments in the amount of heat that is lost. तो जब भी हम स्केलेटल मसल यूज करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में. और क्या होता है, बॉडी को खुद को रेगुलेट करना पड़ता है, अपने आप को टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बरकरार रहे, मेंटेन रहे, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज लॉस्ट, है ना. तो आपको उस मान के चलो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो बॉडी को कोशिश करनी पड़ेगी उस हीट को निकालने की. In fact, metabolism often rises 20 to 25 times above resting levels during intense cardiorespiratory exercise by elite athletes. तो क्या होता है कि मान के चलो मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो एक्सरसाइज करने के दौरान बेसिकली क्या होता है, एनर्जी बनता है, टूटता है हमारा जो भी है न्यूट्रिएंट पे एनर्जी बनती है, उसमें क्या होता है हमारे, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड और फाइनली जाके एनर्जी बनना को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो मेटाबॉलिज्म 20 से 25 टाइम्स बढ़ जाता है रेस्टिंग लेवल में, जितना होता है उससे कई ज्यादा, 20 to 25 टाइम्स. किन में? वो होता है एलीट एथलीट्स में. कब होता है? जब बहुत ज्यादा इंटेंस, हाई इंटेंसिटी कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, resulting in a potential increase in body temperature of 1 degree Celsius every 5 to 7 minutes. तो क्या हो सकता है, हर 5 से 7 मिनट्स में उनके बॉडी का 1 डिग्री लगभग बढ़ सकता है. The importance of body temperature regulation is related to the critical processes of metabolism. That is, enzymes that regulate metabolic pathways are greatly influenced by changes in body temperature. तो बोला गया है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके मेटाबॉलिज्म पे. मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज्यादा वो आप पे इफेक्ट करता है. तो बोला गया जैसे एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स मतलब वो केमिकल जो किसी भी प्रोसेस को हमारे बॉडी में जो होता है उसको फास्ट या स्मूथ कर देते हैं, उसको एंजाइम्स कहते हैं. तो एंजाइम्स मान के चलो बहुत ही ज्यादा अगर बॉडी टेम्परेचर में चेंज आ गया तो उसमें क्या हो सकता है, मान के चलो बढ़ गया तो उसमें क्या हो सकता है, एंजाइम्स को प्रॉब्लम हो सकती है. एंड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर above 104 degree Fahrenheit या 40 degree Celsius may be damaging to the protein structure of enzymes. Enzymes में जो protein structure होते हैं उसको वो affect कर सकता है negatively again, eventually resulting in cellular destruction. क्या हो सकता है, सेल्स में डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, मतलब लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब बढ़ जाता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर. A decrease in body temperature below 34 degree Celsius या फिर 93.2 Fahrenheit तो may cause a slowed metabolism and abnormal cardiac function. अभी मान के चलो बढ़ने का भी नुकसान है, घटने का भी नुकसान है. 34 डिग्री से अगर नीचे हो गए, 34 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे हो गया तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है. उस चक्कर में क्या होगा, हमारा कार्डियक फंक्शन, हार्ट का जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो सकता है. Thus, it is clear that body temperature must be carefully regulated. इसीलिए क्या जरूरी है, बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो केयरफुली ढंग के तरीके से वो रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, राइट.
An important concept should be kept in mind regarding the temperature regulation within the body. Temperature may vary, that is a gradient between deep body temperature such as area surrounding internal organs and shell temperature. तो कहा गया है बॉडी में ना एकदम टेम्परेचर बराबर नहीं रहेगा, कहीं कुछ रहेगा कहीं कुछ रहेगा। तो कहा गया है कि मान के चलो डीप बॉडी टेम्परेचर होता है, मान के चलो जो भी टेम्परेचर जो इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास रहते हैं और शेल स्किन का जो टेम्परेचर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरा बॉडी का डिग्री, अगर बॉडी का टेम्परेचर मान के चलो डीप हमारा बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हो गया मान के चलो 40 डिग्री, तो कोई जरूरी नहीं है स्किन का भी हो, स्किन में हो सकता है उससे कम या ज्यादा हो सकता है। ओके, thus when referring to body temperature an emphasis should be placed on using specific descriptive terms, that is कोर टेम्परेचर और स्किन टेम्परेचर। दैट इज वाई जब भी हम बॉडी टेम्परेचर के बारे में बता रहे हो तो थोड़ा हमें स्पेसिफिकली बताने पड़ेगा कहाँ का टेम्परेचर। तो हमें बोलना पड़ेगा कोर टेम्परेचर या स्किन टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर मतलब जो हमारे डीप बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, और स्किन टेम्परेचर मतलब हमारे स्किन के सरफेस पे जो टेम्परेचर है। तो हमें स्पेसिफिक टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। ओके, The body's temperature regulatory center is located in the hypothalamus in the brain. Brain में एक हिस्सा है hypothalamus, वही कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। Receptors in the core and skin send information to hypothalamus about temperature changes within the body and the environment respectively. So रिसेप्टर्स होते हैं हमारे कोर में, रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को बताते हैं कि भाई कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जो भी कोर होता है ना, कोर में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कैसा है, और स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है। ड्यूरिंग ए बाउट ऑफ सस्टेन सब मैक्सिमल एक्सरसाइज इन ए कूल moderate environment, low humidity and room temperature, muscular contraction produces heat in amounts directly proportional to exercise intensity. मान के चलो हम एक्सरसाइज बाउट कर रहे हैं, लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं और सब मैक्सिमल लेवल का है। सब मैक्सिमल लेवल मतलब हमारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी उससे थोड़ा सा कम, राइट। तो सब मैक्सिमल एक्सरसाइज है ना कूल टू मॉडरेट इन्वायरमेंट। कूल टू मॉडरेट मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है और रूम टेम्परेचर पे है, ह्यूमिडिटी कम है और रूम टेम्परेचर मतलब लगभग 18 से 22 डिग्री। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन अमाउंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सरसाइज इंटेंसिटी। तो हमारा ऐसे अगर कंडीशन में हम वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मस्कुलर जितना हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो करेंगे उसमें जो भी यूज करेंगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो उतना हीट प्रोड्यूस करेगा जितना एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज की अगर इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का हीट प्रोडक्शन और बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा तो कम होता रहेगा, राइट। The venous blood draining from the exercising muscle carries excess heat throughout the body's core. Thermal core receptors signal the hypothalamus that the core temperature is rising, which direct the nervous system to commence sweating and increase blood flow to the skin. तो venous blood draining मान के चलो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो भी मसल हम यूज कर रहे हैं, सारा मसल जो यूज होता है, आर्टरी हमें खून देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस हम वेन से जाते हैं, वेन्स वापस उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीनस रिटर्न कहते हैं। तो मान के चलो जब भी वीनस रिटर्न होता है, वीनस ब्लड ड्रेनिंग, तो जो वीनस रिटर्न जो हो रहा है हमारा, वो क्या होता है, वो जब लेके जाता है एक्सरसाइजिंग मसल से, तो उसमें क्या होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है या फिर बॉडी हमारी गर्म हो चुकी है तो वो खून एक्सेस हीट लेके चला जाता है उस रिसेप्टर्स के पास। तो मतलब हमारी बॉडी से होते हुए जाता है ना हार्ट में, तो कोर का जो रिसेप्टर है उसको पकड़ लेता है, अच्छा ये खून बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, तो इसमें क्या करना है, अब वो उसने बता दिया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस मतलब हमारा ब्रेन का जो हिस्सा जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो उसने बता दिया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस अच्छा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, वहां से इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया स्वेटिंग स्टार्ट करवाओ। फिर हमारी बॉडी में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारा स्किन पे होता है, तो वहां से फिर कूलिंग इफेक्ट होना स्टार्ट होता है, तब जाके हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है ना। ओके, these processes increase body heat loss and minimize the increase in body temperature। तो क्या होता है, इससे हीट लॉस होता है, हमारा जो भी बॉडी में हीट हो गया था एक्स्ट्रा वो लॉस होने लगता है, तो उससे हमारा क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो घटने लगता है।
देखो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज्ड ब्लड टेम्परेचर आइडेंटिफाइड बाय सेंट्रल रिसेप्टर्स। तो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो को रिसेप्टर्स या फिर सेंट्रल रिसेप्टर्स कह लो, उसको पता चलता है। उसने किसको बता दिया, ब्रेन के किस हिस्से को, हाइपोथैलेमस को बता दिया, भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कुछ करो। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने बोला अच्छा, तो उसने एसएनएस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दिया। एसएनएस मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली आप इतना भी समझ लो कि हाइपोथैलेमस ने वहां पे बोला कि इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई अभी हमें क्या करना है। फिर क्या होता है, इसी ऐसे ही हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन देता है। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर क्या होता है, फिर पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। पसीना आना फिर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी जो गर्मी होती है बॉडी से निकलने लगती है, और उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ब्लड का जो भी टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Heat can be gained or lost with radiation, conduction and convection. Heat चाहे बॉडी में आ सकता है, चाहे बॉडी से निकल सकता है। किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के और कन्वेक्शन के थ्रू। दिस ट्रांसफर इज ऑलवेज फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई टू लो टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज ज्यादा गर्म है वही दूसरे चीज को गर्मी दे सकती है, राइट। जो चीज उससे ठंडी है वो तो उसको गर्माहट तो दे नहीं सकती। तो वही बोला गया है, हमेशा जो हाई से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर होता है। इवापोरेशन सबने पढ़ा होगा साइंस में। इवापोरेशन द मेन मैकेनिज्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स ओनली द लॉस ऑफ हीट। तो इवापोरेशन क्या करता है, जो यही सबसे मेन काम होता है, इवापोरेशन ही काम कराता है। इसी के कारण क्या होता है, हमारे अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है हमारे बॉडी में, तो इसी के कारण ज्यादा काम सबसे ज्यादा इवापोरेशन करता है, तो हमारा टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कहीं से हमारा हीट बढ़ रहा है, कहीं से हमें हीट मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं हीट गेन। अगर हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा हीट हो गया, उसको निकालना है, तो उसको कहते हैं हीट लॉस, हीट ट्रांसफर भी कहते हैं उसको। तो अगर मान के चलो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये तीनों के थ्रू हीट गेन भी होता है, हीट लॉस भी होता है। लेकिन इवापोरेशन के थ्रू क्या होता है, सिर्फ हीट लॉस होता है। ओके, अभी है क्या, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन और इवापोरेशन भी। तो रेडिएशन का क्या मतलब है, रेडिएशन इज अ हीट लॉस्ट और गेन्ड इन द फॉर्म of infrared rays, which involves the transfer of heat from the surface of one object to another without any physical contact. The sun's rays transferring heat to the earth's surface. तो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन होता है, चाहे रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस भी हो सकता है और हीट गेन भी हो सकता है। हीट गेन कैसे हो जाएगा, मान के चलो सूरज है और इंफ्रारेड के थ्रू होता है। यहाँ पे देखो इंफ्रारेड रेज निकलता है, उसके थ्रू क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, एक दूसरे को बिना टच किए हुए, फिजिकल कांटेक्ट के बिना वो होता है। मान के चलो सूरज है, हम उससे टच तो नहीं हो सकते, लेकिन सूरज की जो भी गर्मी है वहां से ट्रांसफर होकर हमारे पास आ सकती है, राइट। वैसे ही हमारे बॉडी से भी हीट निकलता है, हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो हीट निकलता है, तो उसके थ्रू वो इन्वायरमेंट में भी जा सकता है। तो सूरज से जो हमें मिल रहा है वो हीट गेन है, हम जो कर रहे हैं वो हीट लॉस है, राइट। तो रेडिएशन दोनों करवाता है, हीट गेन और हीट लॉस। कंडक्शन क्या है, conduction is the transfer of heat from the surface of the warmer object in contact with the surface of a cooler object. Example given, the transfer of heat from the body to a metal chair while a person is sitting on it. तो conduction क्या होता है, conduction में भी transfer of heat होता है। transfer of heat क्या होता है, एक surface से दूसरे surface, मान के चलो कोई surface गर्म है और उसको मैंने थोड़े ठंडे surface पे रख दिया, तो क्या होगा, heat transfer हो जाएगा और ठंडा surface थोड़ा गर्म हो जाएगा। For example, आप जब भी किसी मेटल के चेयर पे बैठोगे, ठीक है, मेटल के चेयर पे बैठोगे तो वो जनरली ठंडा रहता है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर थोड़ी उससे गर्म रहती है। आप जब उस पर बैठोगे कुर्सी पे बहुत देर तक, फिर आप उठोगे तो देखोगे कुर्सी गर्म हो गया होता है क्या है, वो हो जाता है आपके बॉडी से हीट ट्रांसफर हो गया उस ऑब्जेक्ट में, और आपसे उसमें हो सकता है, राइट, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है उसमें कम है, तो आपके थ्रू उसमें हो सकता है, राइट, उसके थ्रू आप में नहीं हो सकता, राइट। अभी कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ कंडक्शन wherein heat is transferred to or from air or water molecules in contact with the body. अभी हमने कंडक्शन सुना, कंडक्शन और कन्वेक्शन में बस इतना फर्क है, कन्वेक्शन में ना फिर से फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, कंडक्शन में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो कन्वेक्शन में किसके थ्रू पास होता है, एयर या फिर वाटर के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल, एज वाटर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर वार्म्ड और कूल्ड एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द स्किन, सच एज in forced convection when the wind from a fan blows over the skin, cooler molecules
रिप्लेस देम। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कूलर है, ठीक है, कूलर आपको टच नहीं कर रहा है, लेकिन वो हवा के थ्रू क्या कर रहा है आपको, वो आपको हवा और पानी भी फेंकता है, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका बॉडी में टेम्परेचर कम हो रहा है उसके चक्कर में, राइट। तो आप वो एग्जांपल समझ सकते हो, यानी एयर या फिर वाटर के मीडियम से क्या हुआ, आपके बॉडी का टेम्परेचर वहां पे मतलब कम किया उसने, राइट। तो ऐसे ही उसने हीट ट्रांसफर होता है, वैसे ही हीट लॉस होता है या फिर हीट गेन होता है, राइट, एयर और वाटर के थ्रू विदाउट टचिंग ईच अदर, ठीक है, समझ में आ गया। इवापोरेशन में क्या होता है, evaporation occurs when heat is transferred from the body to water on the surface of the skin। evaporation क्या होता है, evaporation में कभी भी heat gain नहीं होता है, हमेशा heat loss होता है। तो उसमें क्या होता है, when heat is transferred from the body to water on the surface of the skin, तो जब बहुत गर्मी होती है तो फिर स्वेटिंग आने लगती है, राइट, स्वेट आता है, स्किन पे वाटर आ जाता है। when this water accumulates sufficient heat, it is converted to gas water vapor, removing heat from the body as it is vaporizes। तो अभी तो पसीना आ गया, अब स्किन तो हमारे ऑलरेडी गर्म है, तो पसीना क्या है, वाटर है, तो उसके साथ बहुत गर्म है, तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, भाप बन के फिर वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ठंडक मिलती है हमें। इवापोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट लाता है, समझ में आई। अभी आगे बढ़ते हैं। At rest, body relies predominantly on conduction, convection and radiation for thermoregulation। तो जब भी हम रेस्ट में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी इन तीन चीजों पे रहती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पे डिपेंड रहती है। किसके लिए, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन के लिए। During sustained exercise in a moderate environment, these mechanisms play minor roles in heat loss due to small temperature gradient between the skin and the room। तो बेसिकली देखो क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो इनका रोल कम हो जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का, ठीक है। एज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज, द एक्सटेंट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर फर्दर रिड्यूस्ड ड्यू टू अ डिक्रीज इन स्किन टू रूम टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो कहा गया है कि मान के चलो अगेन जब जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, इन तीनों का जो रोल होता है किसका, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का, और कम होते जाता है, क्योंकि स्किन और रूम का जो टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस बहुत कम होता रहता है। मान के चलो अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ना मैं हीट ट्रांसफर कर सकूंगा इन तीनों से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से। लेकिन उस टाइम पे जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है स्किन के टेम्परेचर पे और रूम के टेम्परेचर पे, तो इनका रोल यहाँ पे कम होने लगता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो चीज ज्यादा गर्म रहेगी वो हीट ट्रांसफर करेगी ठंडे ऑब्जेक्ट में, तो राइट, तो ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं रहता है, तो इनका रोल बहुत ही कम हो जाता है। दैट इज वाई ज्यादा काम क्या करता है यहाँ पे, इवापोरेशन। दस द बॉडी रिलाइज ऑन इवापोरेशन एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ लूजिंग हीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। दस बॉडी किस पे डिपेंड रहती है, इवापोरेशन पे रहती है, पसीना आता है तब जाके थोड़ी सी ठंडक आती है, राइट, ड्यूरिंग हीट। ऐसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी तो इवापोरेशन और स्वेटिंग और बढ़ते रहेंगे, राइट। अभी देखो हीट गेन और हीट लॉस अभी हमने पढ़ा था, तो हीट गेन कैसे कैसे हो सकता है, मेटाबॉलिक हीट गेन मतलब हमारी बॉडी में हीट कैसे आ सकता है, हम गेन कैसे कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिक हीट, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा एनर्जी बनता रहता है, फूड टूटता रहता है आपस में, फिर एनर्जी कन्वर्ट होता रहता है, तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तो मेटाबॉलिक हीट हो जाता है, उससे हमें बॉडी में टेम्परेचर हमारा बॉडी का बढ़ता है। एनवायरमेंटल हीट, इन्वायरमेंट के जो भी हीट होता है उससे भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, हमारे हीट गेन हो सकता है। तो कंडक्शन के थ्रू भी हमारा हीट गेन होता है। तो कंडक्शन क्या था, सबको याद है। तो कंडक्शन का क्या मतलब हुआ, जब भी कोई वार्मर ऑब्जेक्ट उससे थोड़े कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, यानी इसकी गर्मी थोड़ी इसमें चली जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट जो ठंडा है थोड़ा सा इससे वो गर्म हो जाता है। तो कंडक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हीट गेन हो सकता है। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट आप छुओगे या रहोगे तो क्या होगा, आपको हीट गेन हो जाएगा, आपकी बॉडी ज्यादा गर्म हो जाएगी। कन्वेक्शन उसी की तरह है, लेकिन इसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, बस इसमें एयर के थ्रू या फिर क्या हो सकता है, या फिर वाटर के थ्रू हमें हो सकता है हीट गेन। तो बहुत सारी चीज़ है, मान के चलो बाहर गए, लू वगैरह, लू चलता है ना बाहर, तो गर्म हवा रहती है, तो उसके थ्रू हम क्या हो सकते हैं, हीट गेन हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, गर्म पानी से नहाने से हमारी थोड़ी सी बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है बढ़ जाए, तो वो चीज़ हो सकती है, राइट।
तो इन सारी चीज़ों से हमारा हीट गेन होता है। हीट लॉस यानी बॉडी से हीट लॉस कैसे होता है, हीट कैसे निकल सकता है, रेडिएशन से अगेन निकल सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, तो मान के चलो अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा है हमारे बॉडी से तो रेडिएशन ज़्यादा काम करेगा, लेकिन उसी के आसपास से रेडिएशन कम काम करेगा। तो अगेन बॉडी से रेडिएशन निकलती रहती है, गर्माहट निकलती रहती है, तो उसके थ्रू हो सकता है, कंडक्शन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी मान के चलो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आइसिंग करते हैं या फिर ठंडे पानी से नहा भी लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा हीट ट्रांसफर हो जाता है, यानी हीट लॉस हो जाता है। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन अगेन फिर भी किसी भी ऐसे बॉडी के कांटेक्ट में आप आए जो ठंडी है पहले से, थोड़ी सी आपसे टेम्परेचर कम है तो आपका हीट लॉस हो जाएगा। कन्वेक्शन में क्या है, अगेन वाटर या फिर एयर के थ्रू हो सकता है। मान के चलो कोई ठंडी कूलर चल रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या कर सकता है, आपको थोड़ा ठंडा कर सकता है। ठीक है, इवापोरेशन, स्वेटिंग होगी तो आपका हीट लॉस होगा। देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक एक्सरसाइजर है जो दौड़ रही है और यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे सूरज दिखाया गया है, काफी गर्मी है। तो देखो रेडिएशन के थ्रू कैसे गेन हो सकता है, रेडिएशन यहाँ पे हीट गेन कैसे करा सकता है, सूरज के रेडिएशन से इनको हीट गेन हो गया अगर वो एक्सरसाइज कर रही है धूप में। ठीक है, अभी यहाँ पे और चीज हम देखेंगे, कंडक्शन के थ्रू कैसे हीट गेन हो रहा है। देखो रोड गर्म है, उस पर दौड़ रही है, तो यहाँ से इनका कंडक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट गेन हो रहा है। अभी देखो कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, गर्म हवा चल रही है, जहाँ पे दौड़ रहे हैं तो गर्म है हवा में गर्माहट है, तो उसके थ्रू कन्वेक्शन के थ्रू हीट गेन हो रहा है बॉडी में। और एक और चीज से हीट गेन हो रहा है, किस चीज से, फ्रॉम मेटाबॉलिक हीट जनरेटेड बाय मसल जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी बन रहा है बॉडी के अंदर टूट टूट के, वो भी गर्माहट पैदा कर रहा है। ठीक है, तो उससे भी गेन हो रहा है। ओके, नाउ अभी कैसे हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस बाय कन्वेक्शन से कैसे हो रहा है। मान के चलो अगर हवा मतलब बाहर में जो हवा है वो थोड़ी सी अगर ठंडी है, ठीक है, तो वहां से हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो स्वेटिंग होनी स्टार्ट होगी तो वहां से क्या हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, अगर नहीं आई तो फिर से पूछिए मेरे से। ओके, नाउ मैकेनिज्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो ये दिखाया गया है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन, ये सारी चीजें कितना कितना कंट्रीब्यूट करती है रेस्ट में और एक्सरसाइज में। तो कंडक्शन कन्वेक्शन की बात करें तो रेस्ट में लगभग 20% इनका टोटल कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन के लिए। एक्सरसाइज में 10 से 15% हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, रेडिएशन का 55 to 60% होता है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो रेडिएशन बहुत काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है इनफैक्ट थर्मोरेगुलेशन के लिए। लेकिन एक्सरसाइज जब करते हैं तो सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता है। इवापोरेशन रेस्ट में 20% करता है, लेकिन जब एक्सरसाइज की बात आती है तो सबसे ज्यादा इवापोरेशन काम आता है, जो कि 80%। वैसे ही एक्सक्रेशन, हम भी जो भी करते हैं, मान के चलो हम टॉयलेट पास करते हैं या फिर पॉटी जाते हैं या फिर जो भी होता है, फॉर एग्जांपल एक्सहेल करते हैं, उसके थ्रू भी हमारा हीट ट्रांसफर होता है, राइट। लंग्स का भी रोल होता है हीट हमारा ट्रांसफर में। तो उसका क्या होता है, रेस्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है, 5 to 10% ऑफ टोटल, और एक्सरसाइज में बहुत ही कम, लेस देन 2% इसका रोल होता है। एक्सरसाइजिंग इन द हीट, अगर हम गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर हमारी बॉडी कैसे काम करती है अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और हमें क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, या फिर बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी क्या क्या आते हैं जब तो हम जब भी हीट में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो अभी हम ये पढ़ेंगे। एक्सरसाइजिंग इन द हीट पोजेस a significant threat to individuals if they do not take adequate precautions। तो एक्सरसाइज हीट में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत डेंजरस हो सकता है अगर ढंग से प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। द डेंजर ऑफ हीट ओवरलोड इज compounded if people are not adequately hydrated prior to starting exercise, wear excessive clothing or have overweight or obesity। तो कहा गया है कि मान के चलो हीट में हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब जब हम क्या करते हैं, ढंग से पानी नहीं पीते हैं, हाइड्रेशन खुद से पहले नहीं करते, एक्सरसाइज से पहले ढंग से हाइड्रेशन हमारा नहीं हुआ रहता है, और एक्सेसिव बहुत ज्यादा कपड़े पहन के कर रहे हैं, या फिर हम ओवरवेट हैं या फिर ओबीस हैं,
तो उससे क्या होता है, बॉडी से हीट ट्रांसफर होने में, हीट लॉस होने में बहुत ही दिक्कत होती है। For example, heat-induced problems are very common in football in the late summer when a number of issues combine to increase risk. तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि हीट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं फुटबॉल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं जब वो समर में खेले जाएं, लेट समर में जब खेले जाते हैं। When a number of issues combine to, अभी देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, इनके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या होता है? The weight of the football padding adds to external वर्क दैट द पर्सन हैज टू। तो फुटबॉल में पैडिंग्स वगैरह जो भी लगाते हैं प्लेयर्स, उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जो भी हीट बॉडी से निकलना होता है वो और दिक्कत हो जाता है, राइट। तो उसके चक्कर में और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और रिस्क बढ़ जाता है। दिस एडेड वर्क इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ हीट बिल्ड अप, स्वेटिंग एंड डिहाइड्रेशन। तो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत ज्यादा पैड अप अगर हम कर लेते हैं ऊपर से, तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारा हीट एक जगह ट्रैप हो जाता है, निकल नहीं पाता है, राइट। और उसके साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उस चक्कर में बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है। The football padding also makes it difficult to dissipate the heat as the heat gets trapped beneath the padding and helmet and evaporation cannot occur। तो उस चक्कर में क्या होता है, इतना ज्यादा पैडिंग हेलमेट करते हैं तो मैंने जैसा बताया हीट ट्रैप हो जाता है, ठीक है। उस चक्कर में डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने के कारण, और इवापोरेशन नहीं हो पाता बॉडी में, राइट। तो इवापोरेशन नहीं हो पा रहा है तो कूलिंग इफेक्ट कैसे आएगा। सिमिलर फेनोमेना occurs in people with overweight or obesity। अब कोई लोग बहुत ही ज़्यादा ओबीस होते हैं या फिर ओवरवेट होते हैं, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनके बॉडी में हीट ट्रैप होने लगता है। एज बॉडी फैट लाइज ओवर द मसल्स एंड इफेक्टिवली ट्रैप्स द हीट फ्रॉम स्केपिंग। तो मसल के ऊपर फैट होता है, फैट का लेयर होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब मान के चलो मसल से फिर हीट को ट्रांसफ़र करके ले जाने में ऊपर, मतलब वहाँ से फैट के से होते हुए हीट को निकालने में, बिकॉज फैट रोकती है हीट को कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई फीमेल्स को मेल्स के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि नेचुरली फीमेल्स में बॉडी फैट थोड़ा ज़्यादा दी जाती है। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि फ्यूचर में उनको प्रेग्नेंट जब होना पड़ता है तो बॉडी फैट ही बहुत ज़्यादा काम आता है। तो दैट इज़ वाई नेचुरली उनका ऐसा बना हुआ है स्ट्रक्चर कि बॉडी फैट मेल के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई हीट ट्रैप होता है और उन्हें कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्मी लगती है। Considerable metabolic heat is produced during exercise. To reduce this internal heat load, blood is brought to the skin surface through peripheral vasodilation to be cooled. अब तो क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हमारा मेटाबॉलिक हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी इस चक्कर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो क्या होता है, हमारा वेसोडाइलेशन होने लगता है। वेसोडाइलेशन मतलब हमारे ब्लड वेसल्स जो भी होते हैं स्किन की तरफ के, वो सारे डायलेट हो जाते हैं, यानी कि ब्रॉड हो जाते हैं, ताकि ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र किया जा सके वहाँ पे। फिर ब्लड वहाँ पे जाता है स्किन के सरफेस पे, फिर क्या होती है वहाँ पे, फिर स्वेटिंग स्टार्ट होती है, फिर हमें ठंडक। When the sweat glands secrete water onto the skin, it is evaporated। जब भी स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो स्किन पे पसीना जब छोड़ने लगते हैं तो क्या होता है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन हमने पढ़ा था कि आप लोगों को याद है, इवापोरेशन हमने पढ़ा था साइंस में बहुत पहले, क्लास 6 में था शायद, नो आई एम नॉट श्योर, उससे पहले ही था शायद। तो इवापोरेशन मतलब जब वाटर वेपर में चेंज होके इन्वायरमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, evaporation, right? So when the sweat glands secrete water onto the skin, it is evaporated when relative humidity is low, serving to cool the underlying blood, which then returns to the interior of the body to lower the core temperature। तो again evaporation जब होता है, पसीना यहाँ पे आया, अगर मान के चलो हवा में ह्यूमिडिटी कम है तो अच्छे से काम करेगा, इवापोरेशन ठंडा करेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो इवापोरेशन ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है। तो इवापोरेशन फिर जब होता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, वाटर वेपर बनते हैं, पहले पसीना आया ऊपर और गर्म हमारा स्किन है, उस चक्कर में वाटर वेपर बन जाता है, वाटर वेपर हीट को लेके चला जाता है और ठंडक लगती है हमें, है ना। तो हमारा बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर मतलब बॉडी का अंदर का टेम्परेचर जो है, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह में जो टेम्परेचर, उसको हम कोर टेम्परेचर कहते हैं, तो वो फिर से नॉर्मल या फिर थोड़ी कम हो जाती है। तो मान के चलो अगर इन्वायरमेंट जिसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो फेवरेबल है, ठीक है, अच्छा है, वो कंडीशंस अच्छे हैं हमारे, ठीक है, उतनी हीट नहीं होती, ह्यूमिड नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी हमारा मैकेनिज्म है, जो भी इवापोरेशन वगैरह होता है,
हम अगर हेवी वर्कआउट भी करते हैं तभी भी बॉडी को 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाने देता, यानी बहुत ही बेहतरीन काम करता है अगर हम ढंग के एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं तो। There is some evidence that during prolonged exercise there is a stop now temperature for most people। तो मान के चलो देखा गया है, एविडेंस है कि बहुत अगर लंबा एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत लोगों का एक समय आता है जहां पे उनको एक्सरसाइज को रोकना पड़ता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उस चक्कर में रोकना पड़ता है। तो स्टॉप नाउ टेम्परेचर फॉर मोस्ट, मतलब उतना अगर टेम्परेचर आ गया तो उनको रुकना पड़ता है। The value will be slightly different from person to person, but it is approximately 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसके लिए कितना टॉलरेंस है, राइट, किसकी कितनी टॉलरेंस है, लेकिन जनरली देखा गया है, मैं अगर सेल्सियस में बात करूँ तो 40 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में एक्सरसाइज जनरली उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाता है। Heat injuries usually occur when heat loss is compromised, as when wearing heavy clothing or when the heat sensing mechanism fails, as with amphetamine use। तो मान के चलो हीट रिलेटेड बहुत सारी इंजरीज होती हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब क्या होता है हीट लॉस में प्रॉब्लम होने लगता है, यानी बॉडी ठीक से हीट लॉस नहीं कर पा रही है। तो मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं, मान के चलो अगर हमने बहुत ही हैवी टाइप का क्लोथिंग पहना है, बहुत ही हैवी क्लोथिंग पहना है, और क्या हो सकते हैं, और व्हेन द हीट सेंसिंग मैकेनिज्म फेल्स, हीट को सेंस करने का मैकेनिज्म ही फेल हो गया, बॉडी को पता ही नहीं चल रहा हीट है कि नहीं, तो एक मेडिकेशन होता है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन खाने के बाद क्या होता है, बॉडी की हीट सेंसिंग मैकेनिज्म फेल होने लगती है, राइट। तो उस चक्कर में क्या हो सकता है, हमें हीट इंजरीज होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। ओके, देयर इज एविडेंस दैट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इंजरीज द एबिलिटी to turn off heat production is compromised even after exercise is stopped। तो बहुत सारे एविडेंस हैं कि मान के चलो हीट इंजरी किसी को हो गई तो मान के चलो एक्सरसाइज भी अगर रुक गया ना तभी भी उनकी बॉडी में हीट प्रोडक्ट हो ही रहा है, वो रुक नहीं रहा है। एक्सरसाइज रोकने के बाद भी अगर वो उनको हीट इंजरीज हो जाती थी किसी प्रकार की, तो ऐसा देखा गया है। तो हीट इंजरीज बहुत ही डेंजरस है। During exercise in the heat, however, dissipating internal body heat is more difficult, and external heat gained from the environment may significantly add to total heat load। तो मान के चलो बहुत ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और हीट में कर रहे हैं, तो बॉडी के लिए क्या होता है, इंटरनल बॉडी का जो भी हीट होता है उसको हटाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बॉडी के लिए, और बाहर से जो हीट क्या होता है जो ऐड होता जा रहा है और ज़्यादा वो बॉडी में हीट लेके आता जाता है, ठीक है। बॉडी उसको कम ठंडा जो करती है उसमें वो बॉडी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है अगर आप हीट में बहुत ही ज़्यादा हीट में एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ हायर हार्ट रेट देन नॉर्मल एट एनी लेवल ऑफ एक्सरसाइज। तो ऐसे अगर इन्वायरमेंट आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपका हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन वॉक्स एट 3 miles per hour and his heart rate is 125 beat per minute, walking at the same speed in the heat may result in a heart rate of 135 to 140 beats per minute। तो मान के चलिए कोई एक इंसान है जो 3 माइल चलता है हर घंटे में, और उसका जनरल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका क्या रहता है, हार्ट रेट लगभग 125 रहता है। वही इंसान सेम स्पीड पे, सब कुछ सेम है, थोड़े से हीट में अगर वो वही चीज करता है तो क्या होता है, उसका हार्ट रेट हो सकता है 135 से 140 तक पहुंच जाए। Thus, exercisers, regardless of the type of exercise performed, will have to decrease their absolute workload in the heat to stay within their target heart rate zone। तो exercisers होते हैं जो भी किसी भी तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें क्या होता है, हीट में क्या करना पड़ता है, अपने वर्कलोड को मैनेज करना पड़ता है, उनको डिक्रीज करना पड़ता है ताकि वो टारगेट हार्ट रेट में अपने रहें। The elevated heart rate comes about primarily for 2 reasons। 2 रीजन से हार्ट रेट हमारा बढ़ता है जब हम हीट में एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला क्या है, as the body tries to cool down, the high degree of vasodilation in the vessels supplying the skin reduces venous return of blood to the heart while simultaneously maintaining blood flow to the exercising muscles, and stroke volume declines। The heart attempts to maintain cardiac output by elevating heart rate। देखो होता क्या है, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है तो क्या होता है,
ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, हमारा क्या होता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है। अभी पढ़ाया था मैंने कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है स्किन के पास वो वाइड हो जाते हैं, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एक्सरसाइजिंग मसल्स में जा रहा है, वहीं पे जम रहा है, वहीं पे काम कर रहा है। वापस जो जा रहा है ना ब्लड वापस से हर्ट में, उसकी रफ्तार या उसकी रेट कम हो जाती है, वीनस रिटर्न उसको कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो उस चक्कर में हर्ट में ब्लड कम पहुंच रहा है। तो अब ब्लड क्या करेगी, ब्लड में तो कम स्ट्रोक वॉल्यूम, वो कम एक बार में ब्लड मार पाएगी, पंप कर पाएगी। तो उस चक्कर में वो हर्ट रेट को बढ़ा देती है कि मतलब अगर क्वांटिटी कम निकल रहा है, एक बार में क्वांटिटी कम, तो मैं एक काम करता हूँ, हार्ट सोचता है कि 1 मिनट में बहुत बार पंप करता हूँ, तो उससे क्या हो सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी हो जाएगी। तो उस चक्कर में हार्ट रेट बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है, स्वेटिंग रिजल्ट्स इन अ कंसिडरेबल लॉस ऑफ बॉडी वाटर इफ लॉस्ट फ्लूइड्स आर नॉट रिप्लेनिश्ड। डिहाइड्रेशन इवेंचुअली रिजल्ट्स एंड ब्लड वॉल्यूम डिक्लाइंस। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत स्वेटिंग होती है, उस चक्कर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड 90% वाटर से बनी हुई, राइट, वाटर है ब्लड में 90%। तो अगर वाटर यूज हो रहा है, स्वेटिंग में ही जा रहा है, तो क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब भी फिर से अगेन जब भी हार्ट में जाना है, वापस वीनस रिटर्न होना है, तो ब्लड तो कम हो गया ना, स्वेटिंग में सारा पानी निकल रहा है, तो उस चक्कर में हार्ट में फिर से कम ब्लड पहुंच रहा है, वीनस रिटर्न कम हो रहा है। तो अगेन हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ढंग से जो परफॉर्मेंस, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको पूरी कर सके। तो हार्ट रेट उस चक्कर में बढ़ जाता है हमारा। ओके, सो बॉडी को तो मतलब फिर भी ब्लड चाहिए ना भाई, वीनस रिटर्न कम जा रहा है, फिर भी बॉडी को तो अपने परफॉर्मेंस करने के लिए ब्लड चाहिए। तो अगर ब्लड कम है और बॉडी उसी पहले वाले अगर हार्ट रेट के हिसाब से भेजते रहेगी उतना ही ब्लड, तो बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। तो बॉडी क्या करेगी, आपका हार्ट क्या करेगा, 1 मिनट में बोलेगा कि ज्यादा मैं पंप करता हूँ, थोड़ा ही आ रहा है ना ब्लड, लेकिन मैं ज्यादा करता रहूंगा तो ज्यादा बार पंप होगा, तो ज्यादा ब्लड जाएगा। तो दैट इज वाई हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है। ओके, A hot, humid environment is the most stressful environment for exercising. सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्या है बॉडी के लिए एक्सरसाइज करने के लिए, हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट। When the air contains a large quantity of water vapor, sweat will not evaporate readily. जब हमारे वातावरण में ही बहुत ही ज़्यादा हवा में मॉइस्चर है, वाटर है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, तो इवापोरेशन ठीक से काम नहीं करेगा। देखो पसीना तो आ रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन अब वाटर वेपर बन के जाएगा कहाँ, जाता कहाँ है वाटर वेपर बन के, एयर में जाके, वो एयर में जाके मिल जाता है ना, एयर मॉलिक्यूल्स में जाके वो मिल जाता है वाटर वेपर। एयर में ऑलरेडी वाटर है, ह्यूमिडिटी है, तो वो फिर कहाँ जाएगा, फिर तो वो जा ही नहीं पाएगा। उस चक्कर में सब कुछ हमारा मैकेनिज्म फेल होने लगता है। फिर since the evaporative process is the most efficient mechanism for cooling the body, adequate cooling may not occur in humid condition. Again वही बात है कि humid condition में evaporation काम नहीं करेगा। Under these conditions heat exhaustion and heat stroke become dangerous possibility. इसी चक्कर में अब इस conditions में क्या होती है, हमें heat injuries होती हैं। अभी हम पढ़ रहे थे ना, heat injuries क्या क्या हो सकती हैं, heat exhaustion और heat stroke हो सकते हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है जब हम ह्यूमिड इन्वायरमेंट में या फिर बहुत से ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करते हैं। हीट एग्जॉशन यूजुअली डेवलप्स इन नॉन एक्लिमेटाइज्ड इंडिविजुअल्स एंड इज टिपिकली अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट टू एक्सरसाइज कपल्ड विद फ्लूइडलेस। मान के चलिए कोई भी हीट एग्जॉशन तब होता है जब कोई बंदा थोड़ा हीट में एक्सरसाइज करने के लिए उसकी बॉडी अडेप्टेड नहीं है। एक्लिमेटाइज का क्या मतलब है, अडेप्टेड नहीं उस हिसाब से, उस क्लाइमेट के हिसाब से वो मतलब अडेप्टेड नहीं है। तो उस चक्कर में क्या हो सकता है, उनको क्या हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है किस चीज़ की, उनको हो सकती है हीट एग्जॉशन की प्रॉब्लम, कि उस चक्कर में क्या होता है, उनका सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट बॉडी का वो एडजस्ट नहीं कर पाता उस टेम्परेचर के हिसाब से, और फिर क्या होता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने लगता है। तो उस चक्कर में हमें हीट एग्जॉशन होने लगता है, हो सकता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक क्या है, हीट स्ट्रोक बहुत ही डेंजरस है, इनफैक्ट सबसे डेंजरस है इनमें से, ठीक है। हीट स्ट्रोक इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द हार्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स विथ द कोर टेम्परेचर एक्सीडिंग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब बॉडी का पूरा मैकेनिज्म ही फेल हो गया,
हीट लॉस कराने का, बॉडी को ठंडा रखने का, तो फिर आपको क्या होता है, हीट स्ट्रोक होता है। यानी कि बॉडी का आपका कोर टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री से ऊपर या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो गया, बॉडी इसको कम ही नहीं कर पा रही है। बोथ कंडीशंस रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, दोनों में ही मेडिकल अटेंशन तुरंत ही ज़रूरी है। सिम्टम्स ऑफ हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक as well as recommendation for addressing these conditions are presented in table 8.2। अभी देखिए इसमें क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं दोनों के, और रेकमेंडेशन क्या है, ठीक है, उसको मतलब उससे रिकवर करने के लिए। हीट एग्जॉशन में क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो भी जिसको होता है वो वीक हो जाता है, रैपिड पल्स हो जाते हैं, उनके पल्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनमें हेडेक्स आ जाता है, नोजिया उल्टी जैसे लगता है, डिजीनेस चक्कर वक्कर आने लगता है, जनरल वीकनेस पेलनेस, मतलब थोड़ा येलोइश हो जाता है बॉडी, चेहरा, कोल्ड क्लैमी स्किन, थोड़ा सा उसका स्किन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब अनकंट्रोल स्वेटिंग होती रहती है, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है, इसमें रिकमेंडेशन है तुरंत ही उसी समय एक्सरसाइज बंद करो। मूव टू अ कूल वेंटिलाइज्ड एरिया, कूल थोड़ा ठंडा और थोड़ा वेंटिलाइज, जो थोड़ा सा हवा जहाँ पे आसपास हो रहा हो वहां पे उस एरिया में लेके जाना है। लाई डाउन एंड एलिवेट फीट 12 to 18 इंचेस या 30 to 46 सेंटीमीटर, उनको लेटा दो और उनका जो पैर है उनको धरती से कितना 12 से 18 इंच या फिर 30 से 46 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, एलिवेट करना है। गिव फ्लूइड्स, ठीक है, पानी पिलाओ, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी होते हैं वो दो। मॉनिटर टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर मॉनिटर करते रहो बॉडी का कितना है, ठीक है। अभी देखो हीट स्ट्रोक में क्या होता है, हीट स्ट्रोक में हॉट और ड्राई स्किन हो जाता है, उसमें क्या था कोल्ड और क्लैमी, इसमें हॉट और ड्राई हो जाता है। ब्राइट रेड, स्किन का कलर हो जाता है ब्राइट रेडिश, लाल जैसा हो जाता है, ठीक है। रैपिड स्ट्रॉन्ग पल्स, पल्स से बहुत ही फास्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पल्स होता है। लेबर्ड ब्रीदिंग मतलब उनको डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में। एलिवेटेड बॉडी कोर टेम्परेचर, बॉडी का कोर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला गया, 40 डिग्री सेल्सियस से, उसमें भी क्या करना है, हमें तुरंत ही एक्सरसाइज छुड़वाना है। रिमूव एज मच एज क्लोथिंग एज फिजिबल, जितना पॉसिबल हो सके उनसे बोल के, अगर होश में है तो उनके या फिर उनके नोन में उनसे बात करके तुरंत ही उनकी जितनी भी क्लोथिंग है उनको जितना हो सके, जितना पॉसिबल है वहां पे उनको हटाया जाए। ट्राई टू कूल द बॉडी इमीडिएटली इन एनी वे पॉसिबल, वहाँ पे कोशिश कीजिए कि जितना, अगर जो भी तरीका है उनकी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश कीजिए। क्या हो सकता है, वेट टॉवल्स, टॉवल को गीला करके आप यूज़ कर सकते हो, आइस पैक्स को यूज़ कर सकते हो, अगर पॉसिबल है उनको तो नहला दो उसी समय। फैन यूज़ हो सकता है। अल्कोहल रब्स, क्या होता है अल्कोहल रब्स, बॉडी पे जब अल्कोहल रब्स होता है तो कूलिंग इफेक्ट वो पैदा करता है, तो उससे बॉडी ठंडी होती है, तो वो हो सकता है। पानी पिलाओगे, फ्लूट्स। ट्रांसपोर्ट टू इमरजेंसी रूम इमीडिएटली, इमरजेंसी में तुरंत ही उनको वहाँ पे भर्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है हीट स्ट्रोक, इससे जान भी जाती है। पर्सनल ट्रेनर शुड शेयर द फॉलोइंग टिप्स विद क्लाइंट्स बिफोर दे कंसिडर एक्सरसाइजिंग इन द हीट। तो अगर मान के चलो आपके क्लाइंट्स अगर मान के चलो हीट में कंसिडर कर रहे हैं वर्कआउट करने का, तो ये जो सारी टिप्स हैं एज अ पर्सनल ट्रेनर आप उनको दो। पहला क्या है, बिगिन एक्सरसाइजिंग इन द हीट ग्रेजुअली, बिकमिंग acclimated to exercising in the heat takes approximately 9 to 14 days. Start by exercising for short periods of time each day. तो अब क्लाइंट को बोलो धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करो, लगभग 9 से लेकर 14 दिन लग सकता है अगर आप हीट वाले इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हो बॉडी को अडेप्ट होने में, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें शॉर्ट पीरियड का वर्कआउट करना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। सेकेंड टिप क्या दे सकते हो आप, ऑलवेज वियर लाइट वेट वेल वेंटिलेटेड क्लोथिंग। तो वियर लाइट कलर्ड क्लोथिंग इफ एक्सरसाइजिंग इन द सन एज वाइट रिफ्लेक्ट्स हीट बेटर देन अदर कलर्स। क्लाइंट को बोलिए लाइट वेट कपड़ा पहने, थोड़ा सा ऐसे कपड़े होने चाहिए जिसमें हवा आसपास आर पार जा सके, राइट। और कोशिश उनको बोलो कि हो सके तो वाइट रंग की क्लोथिंग पहने, क्योंकि वाइट क्या होता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जितना डार्क पहनोगे हीट को उतना अब्जॉर्ब करेगा वो, तो उससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो वाइट से क्या होगा, हीट रिफ्लेक्ट होगा तो गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। ओके, नेवर वियर impermeable or non-breathable
garments. The notion that wearing rubber suits or non-breathable garments adds to weight loss is a myth, as the change in weight is due to fluid loss, not fat loss. बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि अगर हम मोटा जितना कपड़ा पहने, रबड़ सूट पहन लें, या फिर गर्मी में आपने देखा होगा बहुत लोग हुडी पहन के वर्कआउट करने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि उस चक्कर में उनका फैट लॉस हो सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फैट लॉस कभी नहीं होगा उस चक्कर में। आप जाओगे वेइंग मशीन पे चेक करोगे, हाँ ज़रूर आप जो आए होगे उससे वेट कम होगा उस टाइम पे। उसका रीज़न क्या है? फ्लूइड लॉस। इतनी गर्मी आपने कर ली कि बॉडी को इतना पसीना छोड़ना पड़ा, उस चक्कर में पानी निकला है ना, वही पानी जो निकला है अब वो वेट आपका कम होगा ऑब्वियसली, तो वो फ्लूइड लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता। वेयरिंग इम्परमेबल क्लोथिंग इज अ डेंजरस प्रैक्टिस दैट कुड लीड टू सिग्निफिकेंट हीट स्ट्रेस एंड हीट इंजरी। तो ऐसे कपड़े आप जब पहनोगे मोटे मोटे ऐसे, जिसमें हवा ना आती है ना जाती है, हल्की भी नहीं है, भारी है, तो उस चक्कर में आपको हीट इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। Next tip, replace body fluids as they are lost. It is important to realize that the thirst mechanism is not sensitive enough to prompt someone when to take. सबसे पहले पानी जितना लूज हुआ है उतना हमें वापस से बॉडी में डालना है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें जाननी है कि हमारी जो थर्स्ट मैकेनिज्म है, हमें जो प्यास लगती है उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। मतलब हमें प्यास लगी भी रही, अगर हमें बॉडी की ज़रूरत भी होती रही, तो कभी कभी प्यास नहीं लगता है। दैट इज़ वाई हम अगर उस पे डिपेंड रहे प्यास के चक्कर में, तो क्या हो सकता है? हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं। इसलिए खुद ही बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। Therefore, drink fluids at regular intervals while exercising. Frequent consumption of small amounts of fluid to minimize sweat-related weight loss is the best practice. तो sweat-related जो weight loss होता है उस चक्कर में, उसको रोकने के लिए हमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। While there are many commercially available sports drink, rehydration with water is adequate except under extreme condition where greater than 3% of a person's body weight is lost. वैसे मार्केट में बहुत सारे स्पोर्ट्स ड्रिंक आते हैं, ठीक है, लेकिन पानी पीना बहुत ही सही है। लेकिन अगर मान के चलो कोई ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन में कोई वर्कआउट कर रहा है जहाँ पे इंसान का 3% से ज़्यादा बॉडी वेट लूज हो जाता है, कोई 100 किलो है, मान के चलो वो 97 या उससे ज़्यादा उसका वेट लॉस हो गया एक्सरसाइज करते करते एक ही दिन में, उसी टाइम, तो यानी कि एक तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में वर्कआउट कर रहा है, और उस कंडीशन में वाटर काम नहीं करता, उस कंडीशन में कुछ और भी चीज़ें लेनी पड़ती है। फ्लूइड इनटेक रिकमेंडेशन फॉर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज आर प्रेजेंटेड इन टेबल। तो फ्लूइड का जो इनटेक होता है, तो वाटर में क्या हमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और पहले वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के टाइम, वर्कआउट के बाद हमारा रिकमेंडेशन कितना पानी हमें या फ्लूइड हमें लेना चाहिए। ये टेबल है, आप ये पढ़ लेना। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो बिफोर एक्सरसाइज हमारा क्या है? 5 to 7 ml पर kg, ठीक है, एटलीस्ट 4 hours बिफोर एक्सरसाइज। जितना भी आपका वेट है उसको इनटू कर दो, वो 5 to 7 ml जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, जितना कंडीशन उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल 100 किलो वेट है तो इंटू 5 क्या हो जाएगा? 500 ml, इंटू 7 क्या हो जाएगा? 700 ml। तो 500 से 700 के बीच में। यहाँ पे देखो आउंसेस और पाउंड्स में दिए हुए, यही चीज़ आउंसेस और पाउंड्स में आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 to 17 ounce फॉर 154 lb इंडिविजुअल, मतलब 12 से 17 आउंस किसके लिए हो जाएगा? जो 154 पाउंड के इंडिविजुअल है उनके लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जामिनेशन में ज्यादा चांसेस है कि आउंसेस पाउंड्स में आ सकते हैं, तो ये सब यूनिट्स प्लीज याद रखना। कमेंट क्या है? इफ यूरिन इज नॉट प्रोड्यूस और वेरी डार्क, ड्रिंक अनदर 3 to 5 ml पर kg, that is 0.05 to 0.08 ounces per pound before exercise। अब मान के चलो आपका यूरिन मान के चलो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है, तो उस चक्कर में, उस केस में हमें क्या करना है? फिर से हमें अनदर 3 to 5 ml बॉडी का पर kg का उतना हमें पीना है, 3 to 5 ml पर kg का, ठीक है, एक्स्ट्रा फिर पीना है उसके बाद भी, अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क यूरिन आपकी आ रही है, पेशाब, ठीक है। अभी एक्सरसाइज के दौरान क्या करना है? मॉनिटर इंडिविजुअल बॉडी वेट चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू
मॉनिटर इंडिविजुअल बॉडी वेट चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू एस्टिमेट वेट लॉस। अभी बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जब हम कर रहे हैं तो हमें बीच बीच में अपना बॉडी वेट चेक करते रहना पड़ेगा एक्सरसाइज के दौरान कि भाई कितना वेट लॉस हो रहा है हमारा। कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड शुड इंक्लूड 20 to 30 मिलीलीटर इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोडियम। तो कॉम्पोजिशन फ्लूइड का क्या होना चाहिए, 20 से 30 मिलीलीटर इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोडियम टू 2 to 5 MEQL ऑफ पोटेशियम एंड 5 to 10% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मान के चलो पर लीटर जितना भी हम पानी पी रहे हैं उसमें से कितना 20 से 30 मिलीलीटर इक्विवेलेंट है क्या। Monitor individual body weight changes during exercise to estimate weight loss। तो वर्कआउट के टाइम हमें बीच बीच में क्या करना है, एक्सट्रीम अगर हीट में हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें हमारा बॉडी वेट मेजर करना है, देखने के लिए कि कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, हमारा वेट लॉस फ्लूइड लॉस के कारण कितना हुआ है। तो उसमें हमें क्या हमारा इनटेक रहना चाहिए फ्लूइड का। कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड शुड इंक्लूड 20 to 30 मिलीलीटर इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोडियम। 20 to 30 MEQL ऑफ सोडियम होना चाहिए, 2 to 5 MEQL ऑफ पोटेशियम होना चाहिए उसमें, और 5 to 10% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कैसे करोगे, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स ड्रिंक जो भी आते हैं, गैटोरेड वगैरह या जो भी अच्छे आते हैं, एनर्जल वगैरह या फिर उसके अलावा जो भी है, सब में ये इतने एटलीस्ट रहते हैं, वो आपका रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। लेकिन घर में अगर बनाना चाहते हो तो उसमें भी तरीका है। पानी के साथ आप सोडियम मिला सकते हो, नमक मिला सकते हो थोड़ा सा, यानी मान के चलो टीस्पून होता है ना, उसका 1/4 सोडियम डाल दो, 1/4 आप थोड़ा सा उसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल सकते हो पोटेशियम के लिए, उसके बाद थोड़ा सा चीनी डाल सकते हो उसमें, तो ये आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा तरीका है, अगर आप सर्च करोगे कैसे आप बनाएं नेचुरली घर वाला इलेक्ट्रोलाइट का घोल या इलेक्ट्रोलाइट या कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन या फ्लूइड, तो आपको मिल जाएगा कैसे बनाना है। बाकी स्पोर्ट्स ड्रिंक जो भी होते हैं सब में ये होते हैं, ठीक है। हालांकि आपको ये नंबर्स एक बार याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए, राइट। अभी क्या है, प्रिवेंट ग्रेटर देन 2% लॉस इन बॉडी वेट। तो बॉडी वेट का 2% से ज़्यादा वेट लॉस हमें रोकना है। 100 किलो हो 98 तक चल जाएगा, लेकिन उससे कम अगर होगा तो फिर दिक्कत होगी। यानी टोटल बॉडी वेट का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा वेट लॉस, ठीक है। अमाउंट एंड रेट ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्वेटिंग रेट, एनवायरनमेंट एंड एक्सरसाइज ड्यूरेशन। अमाउंट और रेट ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कितना हमें फ्लूइड लेना है, और रेट ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी कितनी फ्रीक्वेंसी में लेना है, यानी कितनी देर देर बाद लेना है, राइट। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल कितना स्वेट कर रहा है, या फिर इन्वायरमेंट कैसा है, या फिर एक्सरसाइज कितनी देर तक कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना फ्लूइड वो इनटेक करेगा या फिर कितनी देर के बाद इनटेक करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। अभी आफ्टर एक्सरसाइज हमारा क्या फ्लूइड कंजम्पशन होना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल मील्स एंड बेवरेजेस विल रीस्टोर यू हाइड्रेशन। कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल मील्स, नॉर्मल उसके बाद खाना खाइए, एंड बेवरेजेस विल रीस्टोर, पानी वानी पीजिए जो भी है, उसके बाद विल रीस्टोर, उससे क्या होगा, यू हाइड्रेशन, जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लूइड का जो होता है बॉडी में वो हो जाएगा आपका, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको रिकवरी फास्ट चाहिए तो इसकी ज़रूरत है बॉडी को, तो उस समय में क्या करना है, 1.5 लीटर पर केजी ऑफ बॉडी वेट लॉस। जितना आपने बॉडी वेट लूज किया है उसका 1.5 लीटर पीना है, मतलब इंटू 1.5। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना 2 किलो लूज कर दिया तो 2 × 1.5 लीटर पीना है आपको,
तो उतना आपको ड्रिंक करना है ताकि रैपिड रिकवरी हो सके। अभी मान के चलो कमेंट क्या दिया हुआ है इसमें, गोल इज टू फुल्ली रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट। गोल यहाँ पे क्या है, फुल्ली रिप्लेस करना है फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट्स को। तो हमारे क्या, तो गोल यहाँ पे क्या है कि जो भी फ्लूइड हमने लूज किया है और जो भी इलेक्ट्रोलाइट को लूज किया है उसे वापस से फुलफिल करना है, ठीक है, बॉडी में। और कंज्यूमिंग सोडियम विल हेल्प रिकवरी बाय स्टिमुलेटिंग थर्स्ट एंड फ्लूइड रिटेंशन। अभी हम नमक ढंग से अगर खाने में लेते हैं उसके बाद तो क्या होगा, वो हेल्प करेगा रिकवरी में। सोडियम का काम रहता है वाटर को रिटेन करके रखना, वाटर को बॉडी में पकड़ के रखता है सोडियम, तो वो हेल्प करेगा, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, कोई भी नमकीन चीज़ खाओ प्यास लगती है बहुत, तो आपको सोडियम उसमें हेल्प करेगा। रिकॉर्डिंग डेली बॉडी वेट इज एन एक्सीलेंट वे टू प्रिवेंट accumulative dehydration। अभी रोज अगर आप बॉडी वेट लेते हो तो एक बहुत अच्छा तरीका है, मतलब जो भी डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में हो रखी होती है पहले से या फिर हो रही होती है, उसका पता लगा के उसको वापस से रिहाइड्रेट बॉडी को करने का, ठीक है। For example, if 5 pounds or 2.3 kilos of body water is lost after cardiorespiratory exercise, this water should be replaced before exercising again the next day। तो अभी आपने एक्सरसाइज वगैरह किया, उसने आपके बॉडी में कितना 2.3 किलो क्या हो गया, लूज हो गया। तो फिर कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते हुए तो क्या आपको वेट आपने ले लिया, तो आपको एक आइडिया हुआ अच्छा इतना लूज हो गया है तो मेरे को अगले एक्सरसाइज से पहले इसको क्या करना है, फिलअप कर लेना है, या अगले दिन से या अगले एक्सरसाइज से पहले। If lost water has not been regained, exercise should be curtailed until the water is adequately rehydrated। तो अगर मान के जो वाटर हमने लूज किया उसे हमें वापस से गेन नहीं किया तो हमें क्या करना है, हम एक्सरसाइज फिर रोक देनी है जब तक वो दोबारा हम उतना वापस से रीगेन ना कर ले, रिहाइड्रेट खुद को ना कर ले। एयर मूवमेंट इज क्रिटिकल फॉर एडिक्वेट कूलिंग। तो हवा का बहाव बहुत ज़रूरी है ताकि ढंग से ठंडी हो सके हमारी बॉडी। इवन इन कूल कंडीशंस, इफ देयर इज लिमिटेड एयर मूवमेंट, एक्सरसाइजिंग ऑन इंडोर साइकिल, ट्रेडमिल और अदर इक्विपमेंट, द माइक्रोक्लाइमेट नेक्स्ट टू द बॉडी कैन become the same temperature as the body and saturated with water vapor from sweat, just like exercising in the tropics। तो देखो हवा ज़रूरी है, हवा का बहाव बहुत ज़रूरी है, तो ठंड में भी हवा का बहाव बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान के चलो हम ठंड में भी जब इंडोर स्पेशली जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, इंडोर ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हो, क्रॉस ट्रेनर, तो हमारे बॉडी के आसपास तो गर्माहट फिर रहती ही है, दौड़ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उससे क्या हुआ, हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा गर्म हो जाता है। हवा बहेगी तो वो हवा वैसे पास होती रहेगी तो बदलता रहेगा, लेकिन हवा अगर नहीं बह रही है तो हमारे आसपास का टेम्परेचर वो गर्म हो जाएगा, तो हमारी स्वेटिंग होगी, फिर वाटर वेपर निकलेगा, वो हवा में जाएगा, तो ह्यूमिड काइंड ऑफ कंडीशन बन जाएगा। इसलिए हवा का बहाव बहुत ज़रूरी है। ओके, दिस microclimate will reduce heat loss and may put the exerciser at risk of a heat injury। इस चक्कर में क्या होगा, उमस जैसा माहौल हो जाएगा, ह्यूमिडिटी जैसी माहौल हो जाएगी, तो क्या होगा, हीट लॉस, बॉडी से गर्मी निकलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो हीट इंजरी के चांसेस वहाँ पे हैं। मेंटेनिंग गुड एयर मूवमेंट अराउंड द एक्सरसाइजर अलाउज द माइक्रोक्लाइमेट टू बी बेटर रेगुलेटेड एंड फैसिलिटेट्स हीट लॉस। तो अभी अच्छा एयर का मूवमेंट हो रहा है तो क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो भी माइक्रो क्लाइमेट बन रखा है आपस में आसपास, वो क्या होता है, वो पास होता जाता है, हटता जाता है, और उससे क्या होता है, हमारा हीट लॉस बहुत बेहतर तरीके से होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा है एक्सरसाइजिंग इन हीट, एक्सरसाइज हीट में करने पे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के इंजरीज होते हैं, है ना। तो उस पर हमें वो हमने सीखा है। और आगे अब है कि बाकी क्लाइमेट में हमें कैसे करना है, जैसे कोल्ड क्लाइमेट में, पोल्यूशन में, आप हाई एल्टीट्यूड में वर्कआउट कर रहे हो तो क्या उसमें बॉडी में चेंजेस आएंगे, हमें क्या ध्यान देना है तो उस समय, तो ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। अभी तक के लिए बहुत हो गया है, इतना आप पढ़िए और दोबारा देखिए वीडियो। मैं बार बार बोलूँगा ट्वाइस, वॉच द वीडियो ट्वाइस, 2 बार वीडियो देखो, पढ़ो, तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो भी होता है डाउट प्लीज पूछो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।